हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास का एनसीईआरटी की जो है चैप्टर जो फर्स्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर है ये। और इसमें जो है स्टार्ट करते हैं, चलो। रसीदा का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले उस पे लिखा था। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो रसीदा का सवाल है कि मतलब इतने साल पहले, 100 साल पहले ये सब चीज़ें कैसे जानी जाती हैं, इन सबको जानने का तरीका क्या है। आगे पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएं। ठीक है, ये चीज़ कैसे पता लगाएं, रसीदा का सवाल है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। यह जानने के लिए, या 100 साल क्या होता है मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब जो उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टली जो है वहाँ पे उपस्थित रहा हो। ऐसे व्यक्ति से जान सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, जब आप थे ही नहीं उस टाइम पे। ठीक है, और हो सकता है आपके दादाजी वगैरह वो लोग भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि पाषाण काल जो है, और वहाँ उस टाइम पे तो थे भी नहीं, मतलब अपने पूर्वज जो है। बहुत बहुत पुरानी बात हो जाती है वो। तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, मतलब क्या था, मतलब सब जानकारी कैसे जानेंगे। तो रसीदा का यही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत की अगर बात करें तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक जो हैं, आखेटक मतलब जो शिकारी हैं, पशुपालक हैं जो पशुपालन करते थे, कृषक खेती करते थे, शासक जो थे, व्यापारी, पुरोहित। ठीक है, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकारों, या फिर जो वैज्ञानिक हैं उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे जो हैं कौन से खेल खेलते थे। ठीक है, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब चीज़ें हैं कि कैसे जान सकते हैं, वो ये आगे हम देखेंगे। लोग लोग जो है कहाँ रहते थे, मतलब रहने की बात हो रही है कि रहते कहाँ थे। मतलब अभी तो ठीक है, हम लोग मतलब बढ़िया घरों में रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई घरों की, या फिर मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पूर्वज थे, मतलब वो जब शुरुआत में मानव सभ्यता का विकास हुआ था तो कैसे लोग रहते थे। ठीक है, तो वही जानने की कोशिश करेंगे अपन। मानचित्र एक जो है उसमें दिया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, नर्मदा नदी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। नर्मदा नदी जो है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ जो है मानव सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो है यहीं पे मिला है, नर्मदा नदी में। तो इसमें पढ़ते हैं कि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, जो नर्मदा नदी है कहाँ पे पड़ती है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। वहाँ पर कई लाख वर्ष पहले जो है लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। और यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग हैं उनमें से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे। ठीक है, संग्रहण करते थे, मतलब वन संपदा वगैरह, वनों में घूम घाम कर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना। और आसपास के जंगलों की जो है विशाल जो संपदा थी वहाँ पे, जो एमपी में अगर आप देखोगे तो ऊपर जो है नर्मदा नदी के ऊपरी साइड में अगर देखें, उत्तरी साइड में तो विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में देखें तो सतपुड़ा पर्वत है। तो उससे परिचित थे। अपने भोजन के लिए उस टाइम पे आज से कम से कम 10,000 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, बहुत पहले की। तो उस टाइम पे भोजन के लिए जो है जड़ों, फलों और जंगल के जो उत्पाद हैं उनका ये लोग संग्रह करते थे, उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार करते थे, जानवरों को मार के खा जाते थे मत। और जो भी है उसी उन्हीं जो प्रोडक्ट हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, वन के उत्पाद हैं, उन्हीं का यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें, आगे है कि अगर अब तुम उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान है, सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पे है, हमारा जो भारत का जो मानचित्र है। ठीक है, उस पर देख लेते हैं। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे ब्यास नदी है,
ये सतलुज नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा इसके अलावा बात करें तो ये जो पाकिस्तान है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना पाकिस्तान का, यहाँ पे है सुलेमान पहाड़ी। एक मिनट में इसको वो कर देती हूँ, नोट कर देती हूँ। ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे पूरा सुलेमान की, कृथर की पहाड़ियाँ ये हैं, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है, सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ। और अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो एमपी में जो है ये है नर्मदा नदी, ये वाला पार्ट। हाँ, आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की जो अभी मैंने बता दिया है कि सुलेमान पहाड़ियाँ और कृथर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो उत्तर पश्चिम में भारत के उत्तर पश्चिम में देखें तो सुलेमान की और कृथर पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनका पता लगाओ, इस पे लिखा है तो मैंने बता ही दिया है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर 8,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले की बात हो रही है, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं का और जौ का उपजाना प्रारंभ किया था। मतलब खेती की बात हो रही है, खेती अपने यहाँ पर जो है इस जगह से सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था कब? 8,000 वर्ष पहले की। ये क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, और पूछा भी गया है कि जो है सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ पे स्टार्ट हुई है, और इसके अलावा कब स्टार्ट हुई, कितने वर्ष पहले, तो 8,000 वर्ष पहले। ये चीज़ें नोट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। मतलब इसी टाइम पे जब वो खेती करना स्टार्ट कर दिया तो जानवर भी पालना स्टार्ट कर दिया उनने। भेड़ भेड़ ठीक है, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल जैसे पशु जो है उस टाइम पे उन्होंने पालना शुरू कर दिए थे। ये लोग जो है गांव में रहते थे उस टाइम पे, ये लोग उस टाइम पे गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट में अपने भारत में, तो गारो की पहाड़ियाँ हैं। गारो की पहाड़ियाँ जो कहाँ पे हैं, ये जो है मेघालय में है। उत्तर पूर्व में गारो। और मध्य भारत में देखें तो बिंद की पहाड़ियाँ, अभी मैंने बताई थी कि मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, ये वाले एरिया की बात हो रही है। मध्य प्रदेश है ना, गुजरात का इधर पूर्वी इलाका, ये सब चीज़ें इधर साइड में फैली हुई हैं। और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में इधर विंध्य पहाड़ियाँ हैं। माने बात करें कि जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर में, आपको बता देती हूँ मैं मैप में। ये जो एरिया है ना, ये जैसे नर्मदा नदी है यहाँ पे निकली, इसके जो उत्तर में ना ये दिख रही होगी विंध्य पहाड़ियाँ, ये विंध्य पहाड़ियाँ, ये ऐसी फैली हुई हैं। इधर बिहार, इधर मतलब यूपी बिहार, और इधर थोड़ी गुजरात से भी टच करती है। ये नर्मदा नदी है। इसके दक्षिण में जो है ये पूरा एरिया है ना, ये सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी का है। ठीक है, इसके 3 पार्ट में है ये, पूर्वी और मध्य और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी जो है इसको मेकाल बोलते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी को, मध्य को महादेव श्रेणी बोलते हैं, और पश्चिमी जो है, पश्चिमी को जो है राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद जो है, हाँ, उत्तर पूर्व में जो है गारो, गारो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। गारो कहाँ है? गारो जो है ये है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, ठीक है। गारो पहाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो गारो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्व में, और मध्य भारत में जो है विंध्य, विंध्य पहाड़ियाँ। और इनका पता लगाओ बोला है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के जो है इन्हीं चीज़ों के भी बारे में बात की जाएगी। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्र हैं इनकी बोली जा रही है कि वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें, जो सुलेमान कृतर पहाड़ियाँ हैं उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान साइड में, बलूचिस्तान उधर साइड में कृषि का प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तर पूर्व में भी गारो क्षेत्र है या फिर विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, जहाँ सबसे पहले अगर बात करें कि ये जो गारो विंध्य पहाड़ियाँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले चावल का पता लगा था, चावल उपजाया गया था, जिसका बाद में साक्ष्य मिला अपन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चावल उपजाया गया था विंध्य पहाड़ियाँ इधर साइड में। ये स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर, ये एक तरह से जो है यूपी में पड़ती है। यूपी में मिर्ज़ापुर साइड में जो है एक जगह है वहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये आपको टास्क दिया गया है, आपको मैं बताती हूँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ,
सिंधु और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि ये एक तो हो गई झेलम, ये ऊपर वाली झेलम हो गया, चिनाव हो गई, रावी हो गई, ठीक है, सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, और ये यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से जाती हुई ये सिंध नदी हो गई। इसमें सारी नदियाँ मिल जाती हैं। और इधर ये यमुना जा रही है, इधर चंबल हो गई, चंबल यहाँ से जाती हुई यमुना में मिल जाती है। विंध्य पहाड़ियाँ आपको बताई थी, सोन नदी इधर जा रही है, एमपी से निकल के बिहार में मिल जा रही है, बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जो है सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ, ये गंगा नदी यहाँ पर बहती हुई इधर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है, इधर मिल जाती है। ये मेघना कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने बोला कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे सहायक नदियों की बात हुई है कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे मान के चलो गंगा नदी है, बड़ी नदी है, तो ये एक गंगा नदी में बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो दोनों साइड से दाएं और बाएं तरफ से आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक नदी का अफवाह तंत्र बनाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं वो बन जाता है। तो ठीक है, तो एक बड़ी नदी बन जाती है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। 4700 वर्ष पूर्व जो है इन्हीं नदियों के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब बात की जा रही है कि जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनके किनारे एक सभ्यता का विकास होता है। क्योंकि ऐसा कि जहाँ सभ्यता का विकास वहीं होगा जहाँ पानी होगा, मतलब बेसिक चीज़ है, मतलब बेसिक ज़रूरत है, वहाँ पे पानी होगा। पानी बहुत सारी ज़रूरत खेती के लिए, ठीक है, और दैनिक जीवन के लिए, सबके लिए ज़रूरी होता है पानी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी वगैरह भी होती है जहाँ नदियाँ होती हैं आसपास के एरिया में। तो जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनके किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की, उसका विकास भी सिंधु नदी के किनारे पर हुआ है। और उसके बाद दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी, वो गंगा नदी के तट पर हुई थी। तो यही बोला जा रहा है गंगा व इसकी सहायक नदियाँ जो हैं इसके किनारे और तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। हाँ, और जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं, किनारे जो शहर होते हैं, ठीक है, शहर बसते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनका जो विकास है लगभग 2500 वर्ष पहले वो हो चुका था। और यहाँ पे दिया है कि गंगा व उसकी गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मैप में, देखो एक बार और फिर से बताती हूँ। मैप में चलते हैं। यहाँ पर बताया था कि जैसे ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये जा रही है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जा रही है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रही है, इसमें मिल रही है। और यहाँ पे एमपी में सोन नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से मिल जाती है इसमें, यूपी जाती है, यूपी से बिहार में मिल जाती है गंगा नदी में सोन नदी। ठीक है, सोन नदी की यहाँ पे बात हो रही है। सोन नदी के बारे में दिया गया है, गंगा उसकी सहायक जो है सोन नदी, उसका पता लगाओ यहाँ पे बोला गया है। गंगा के दक्षिण में गंगा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि प्राचीन काल में जो है एक काल हुआ है मगध, मगध जनपद हुआ है, महाजनपद, उसकी बात हो रही है। तो ये गंगा नदी के जो है, गंगा नदी के किनारे पर ये इसका विकास हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन नदी गंगा के दक्षिण में जो है इन नदियों के आसपास का जो जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। वर्तमान में इसको बिहार के नाम से जानते हैं। इसके जो शासक हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है शक्तिशाली शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, उन्होंने की थी। और उसके बाद जो है अशोक हुए हैं, अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र है अशोक हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लगातार बहुत सारे शासक हुए हैं, अलग अलग राजवंश भी हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये बोला गया है कि इसके बहुत शक्तिशाली इसके शासक जो हैं वो जितने भी हुए हैं, बहुत सारे शक्तिशाली शासक हुए हैं, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया है। और अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई, मतलब मगध जैसे और भी राज्य हैं जहाँ पर इनकी स्थापना हो गई है। यहाँ पे देख लेते हैं, साइड में दिया है कुछ, यहाँ पे दिया है कि मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक जो है भारत हो गया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से वो आएंगे,
कौन-कौन से देश आएँगे वो दिया है यहाँ पे। आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान, श्रीलंका, ये जो है आधुनिक। अगर यहाँ पे दक्षिण एशिया की बात की जाए, साउथ एशिया की, तो इसमें आधुनिक जो भारत है, ठीक है, वर्तमान टाइम पे, और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये हो जाएँगे, ये आ जाएँगे इसमें। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि जो ये पड़ोसी देश हैं, सबको मिला के दक्षिण एशिया बोला गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है? वैसे तो एशिया है पूरा महाद्वीप, ठीक है? एशिया महाद्वीप का एक जो है छोटा पार्ट है दक्षिण एशिया, ठीक है? इसके बाद जो है, लेकिन विशालता तथा यहाँ पे बात की जा रही है कि वैसे तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता की अगर बात की जाए तो बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। क्यों कहा जाता है इसे उपमहाद्वीप? दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बात की जा रही है क्योंकि इसकी विशालता इतनी है, बड़ा एरिया है, और बाकी जो एशिया का पार्ट है उससे समुद्रों से, पहाड़ियों से और पर्वतों से बटा हुआ है, ठीक है? बीच बीच में सुलेमान पहाड़ियाँ, किरथर पहाड़ियाँ, इधर विंध्यान और सतपुड़ा, मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नीलगिरी, ऐसे करके। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप बोला जाता है, दक्षिण एशिया को। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। मतलब लोग जो हैं इस एक टाइम पे जो व्यापार वगैरह करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते रहते थे, या फिर कुछ लोग हैं जो यात्रा करते थे, मतलब घूमने फिरने के शौकीन थे, तो वो लोग भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे जो ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान हैं, नदियाँ हैं और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब उस टाइम पे लोग जाते थे, लेकिन कभी कभी पता चला बीच में हिमालय पर्वत पड़ गया, या कोई और थर सुलेमान पहाड़ी पड़ गई, ठीक है, या फिर रेगिस्तान मान के चलो, थार रेगिस्तान हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे राजस्थान में, वो पड़ गया, तो उसके कारण लोगों को कठिनाई आती थी बहुत ज़्यादा यात्रा करने में। नदी पड़ गई, कोई बड़ी गंगा नदी हो गई, ठीक है, ऐसी समुद्र, और कोई समुद्र वगैरह पड़ गए, उसके कारण लोगों को जोखिम जोखिम भरी यात्रा रहती थी। फिर भी ये यात्रा जो है उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक है, उन कुछ ना कुछ उपाय वो लोग ढूंढ लेते थे और अपना काम निकाल लेते थे। कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से, हाँ, प्राकृतिक आपदा आ गई तो लोगों का पलायन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे रहने योग्य जगह नहीं रह जाती है, मतलब सब डूब उब जाता है, मान के चलो बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, या फिर सूखा वगैरह पड़ गया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल कर, कभी एक रहता कि कोई सी राजा जो है उसने किसी क्षेत्र पर विजय हासिल कर ली है, ठीक है, तो फिर मतलब वो अपने जो भी क्षेत्र है वहाँ से राजा कुछ लोगों को रहने के लिए वहाँ पे भेज देते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी जो है कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उस टाइम पे व्यापार जो है काफ़ी अच्छा मतलब होता था। उस टाइम पे लोग जो हैं जहाज़ों में अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके, वस्तुएं लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, क्योंकि व्यापार करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमना। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब धार्मिक गुरुओं की बात हो रही है, क्योंकि वो भी अपना काम करते थे, इन्हें व्यापारिक समूहों के साथ चल देते थे, हो सकता है तो उन लोगों को शिक्षा देते थे, जो भी मिल रहा है बीच में सलाह देते थे, और एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, वो लोग भी घूमते रहते थे साथ साथ में, ठीक है। उन लोगों को घूमने का उस टाइम पे बहुत शौक था, मतलब घूम घूम के प्रचार प्रसार करना, क्योंकि कुछ जो है शासकों द्वारा भेजे जाते थे, ठीक है, कुछ अपने मन से जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको एक वो रहती है ना कि अंदर से कि कुछ चलो नया करते हैं, ठीक है, उस चाह में वो लोग निकल पड़ते थे कि चलो घूमते हैं, यात्रा करते हैं, मतलब कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, तो ठीक है, तो यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब इससे ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, वो ये हुई कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा घुले मिले एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के कल्चर को जाना, ठीक है, चीज़ें और जानने को सीखने को मिली।
आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया। आप लोग इस पे मतलब थोड़ा सोचना और कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? इसके बारे में पूछा गया है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखना है, ठीक है? उसमें क्या बोला इसमें बताया गया है कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र 3 चीज़ों की बात हो रही है। ये जो है उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया जो है उसे उपमहाद्वीप बोला गया है। जो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? ये क्या बात की जा रही है अभी मैं आपको समझाऊंगी मानचित्र 1 में, ठीक है? प्राकृतिक सीमा यानी कि नेचुरल जो बाउंड्री है उसका निर्माण कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मान के चलो ये जो है मैप बना है इंडिया का, ठीक है? ऐसे करके तो यहाँ पे पता चल रहा कि ये हिमालय पर्वत है, ठीक है? यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं सुलेमान की, ठीक है? तो ये यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है? और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान, इनके बीच में बाउंड्री जो है इधर सुलेमान के इधर पहाड़ियाँ इन्होंने ही बना दी है। पता चला चीन और इधर इधर से इधर बाउंड्री लाइन इधर जो है हिमालय पर्वत ने पूरी बना दी है, ठीक है? तो यही बात हो रही है कि जो बहुत सारे पर्वत पहाड़ियाँ हैं, समुद्र जो हैं वो प्राकृतिक सीमा बना देते हैं नेचुरल, बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कई बार, वो उसको ही बाउंड्री लाइन मान लिया जाता है। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, मतलब क्योंकि ये जो है इतनी बड़ी ऊँचाई पे जो है मतलब चीज़ें पार करना 8 ठीक है, 8,881 मीटर ऊँची कोई चीज़ है, ठीक है? उसको पार करना, है ना? तो इतना आसान नहीं था ये चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे साधन भी नहीं थे। जिन्होंने ऐसा चाहा है वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊँचाई को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश भी की, ठीक है? उस टाइम पे, और महाद्वीप के ऊपर से भी कुछ लोग जो हैं यहाँ आए, कुछ लोगों ने कोशिश करी और कोशिश कुछ लोगों की जो है कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग उसमें असफल हुए। तो कुछ लोग जो सफल हुए वो महाद्वीप के ऊपर से भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पर बस गए, और लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि किया है, क्योंकि एक दूसरे से जो है संस्कृति का आदान प्रदान होता है, कल्चर जो है एक दूसरे के बीच में चीज़ें जो है ट्रांसफ़र होती हैं और सीखने को मिलता है। इधर से लोग उधर सीखते हैं, उधर से इधर सीखते हैं, तो सांस्कृतिक परंपराओं को इन चीज़ों ने समृद्धि किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कई सौ वर्षों से लोग जो हैं पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बोला गया है कि कई सौ वर्षों से लोग जो हैं पत्थर को तराशने, मतलब पत्थर तराश के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, ठीक है? और संगीत रचने, कुछ नया इनोवेट करने के लिए, ठीक है? यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए-नए तरीके अपनाते रहे। मान के चलो उस टाइम पे आदि मानव हुआ था, मतलब तो उस टाइम पे वो भी पत्थर रगड़ के आग उत्पन्न करके फिर आग जला के पका हुआ भोजन बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहे हैं, और एक दूसरे के जो विचार भी हैं उनको भी लोग सीखते रहे हैं। देशों अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया का, भारत और जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? इंडिया है, भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है? हिंदुस्तान को। इंडिया जो शब्द है कहाँ से आया है ये यहाँ पे दिया गया है, इंडस से मिला हुआ है, ठीक है? इंडस जो शब्द है उससे इंडिया बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है? जो इंडस शब्द है उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, ठीक है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यहाँ पे एटलस आप लोग अगर आपके पास हो तो आप उसमें देखना, ठीक है? एशिया का मैप, उसमें ना ईरान का पता लगाना है। ईरान जो है एशिया का ही एक देश है, इराक के पास है। इराक, सऊदी अरब वगैरह जो देश हैं यहाँ पे है, और जो है यूरोप के पूर्वी साइड में है और एशिया के पश्चिमी साइड में। ईरान और यूनान का पता लगाओ। यूनान जो है यूनान पड़ता है यूरोप में, ठीक है? और पूर्वी यूरोप में। इनका पता लगाना है आप लोगों को मैप में, एटलस में। लगभग 2500 वर्ष पहले की बात हो रही है। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो है ईरानी और यूनानियों ने, हाँ यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे देश को जो इंडिया नाम दिया गया है वो इंडस शब्द से निकला है, ठीक है? इंडस शब्द जो है संस्कृत के सिंधु शब्द से बना हुआ है। ये जो नाम किसने दिया है इंडिया अपने देश को? तो बात हो रही है कि जो पश्चिमी पश्चिमी एशिया है उसमें एक देश है, इधर देश है ईरान,
और पूर्वी यूरोप जो है उसका देश है यूनान। यहाँ से लोग आए हैं 2500 वर्ष पहले अपने देश में, ठीक है, भारत में। कहाँ से आए? उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से इन लोगों ने प्रवेश किया है। और इनमें जो है ईरानी और जो है यूनानी थे। उनने जो है सिंधु नदी को जो है हिंदोस कहा है। वो लोग नाम नहीं ले पाते तो हिंदोस कहा है, हिंदोस कहा है, किसी ने इंदोस कहा है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। मतलब जो सिंधु नदी है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, पाकिस्तान से होते हुए भी जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश है उसको, पूर्व में तो क्या है, भारत ही है, ठीक है, तो उनने जो पूरा प्रदेश है उसको इंडिया कहा है, ठीक है। और भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। सॉरी, भरत नाम का, हाँ, भरत की बात हो रही है कि भरत एक कबीला भी था, ठीक है, जिसके मुखिया जो है सुदास थे, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में जो है रहने वाले लोगों के लिए, लोगों का एक जो समूह था, कबीला था, उसके लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख है संस्कृत की जो है आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भरत कबीले के बारे में बात की गई है और भरत कबीले के नाम के आधार पर ही भारत का नाम पड़ा है, ठीक है। और ये जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये आप जो है अच्छे से नोट कर लेना। बाद में इसका जो प्रयोग है देश के लिए होने लगा, भरत शब्द का यूज, भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम पड़ा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का जो है एक पृष्ठ, ठीक है। तांबे के जो पत्र होते हैं, तांबे पे लिखे हुए जो शब्द हैं उस टाइम पे मतलब लिखे थे, उससे एक पांडुलिपि जो बनी है उसका एक पेज है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने वर्ष? 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए जो है ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और भुर्ज पेड़ भुर्ज पेड़ की जो छाल है उससे बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब जो चीज़ें पेज पर हाथ से लिखी हुई होती हैं, जो रियल होती हैं, मतलब जैसे कॉपी पे अपन आज के टाइम पे लिखते हैं, वो जो है रियल, वो रियल नोट्स होते हैं, उसको पांडुलिपि बोलेंगे उस टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे बोला है कि यह जो पांडुलिपि है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। किताब बनाने के लिए इसको ताड़ के पत्ते, किसके पत्ते? ताड़ के पत्ते हैं, उनको काट करके उनको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे आज के टाइम पे पेजों को एक साथ वो करके और चिपका करके एक कॉपी बना दी जाती है। ऐसे ही भोज पेड़ की जो छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा जो बात करें यहाँ पे कि अतीत के बारे में कैसे जाने, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि अतीत के बारे में कैसे जाना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, पढ़ते हैं। हाँ, और ये पांडुलिपि की बात हो रही है, वो पांडुलिपि जो है ये है पांडुलिपि। ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये पांडुलिपि है। उस टाइम पे ऐसी पांडुलिपि, इसको ये समझ में तो नहीं आएगी इस पर क्या लिखा है, पर ये कि इस टाइप की होती थी, आप लोग समझ, इस पे लिखा होता था। ये पेज है, इस पे लिखी गई हैं चीज़ें, इसको ही बोलते हैं ताम्रपत्र पर लिखी गई पांडुलिपि। अब ये कि अतीत के बारे में कैसे जानें, ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी है हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई हैं पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना, ठीक है। देखो, पुस्तकों को ढूंढना पढ़ना अगर बात करें तो उस टाइम पे साहित्यिक स्रोत जो हैं बहुत कम मिलते हैं। अगर बात करें अपने पुराने समय की, पाषाण काल की, तो उस टाइम पे जो है इतिहास लिखा ही नहीं गया था। तो उस इतिहास को पढ़ना लिखना मतलब वो तो मतलब बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि उस टाइम पे साहित्यिक स्रोत जो हैं जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें कम ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा साहित्यिक स्रोत जो है उस टाइम पे जैसे इतिहास लिखना स्टार्ट हो गया था मध्यकाल में और आधुनिक काल में, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर जो प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में बहुत कम साहित्यिक स्रोत मिलेंगे। ज़्यादातर मिलेंगे आपको पुरातात्विक स्रोत, मतलब जैसे सिक्का हो गया, मृदभांड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभिलेख वगैरह, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है, ये ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि
कि एक तरीका है पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि, हाँ, मैंने अभी बताया था कि जो चीज़ें अपन जैसे कॉपी है, कॉपी लेके लिखते हैं, ठीक है? और 100 साल बाद वो 100 हज़ार साल बाद वही चीज़ मिले अगर किसी को, तो लोग बोलेंगे पांडुलिपि, मतलब हाथ से लिखी हुई जो एक्चुअल कॉपी है, ना कि फ़ोटोकॉपी। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाएँ। और अंग्रेजी में जो है पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो कि लैटिन शब्द जो है मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है? हाथ हाथ से लिखना, मतलब उससे निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः है ताड़ के पत्रों और या अथवा जो हिमालय क्षेत्र है उसमें उगने वाले एक भुर्ज नामक पेड़ है, ठीक है? ये पेड़ का नाम ध्यान रखना, या तो ताड़ के पत्र हैं, ताड़ पेड़ पेड़ होता है ये, ठीक है? उसके पन्ने जो वो होते हैं पत्ते, उन पर लिखा गया। ये हिमालय क्षेत्र में भुर्ज पेड़ है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किया हुआ भोजपत्र, ठीक है? उस पर लिखी हुई मिलती हैं। इसके लिए जो है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है कि इतने वर्षों में इतने वर्षों में इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, क्योंकि वो पेज वो उसमें पन्नों पर लिखे, सॉरी पन्नों नहीं, जो पत्ते होते हैं पेड़ की उन पे लिखी गई थी, इसलिए उनको कुछ कुछ को जो है कीड़ों ने खा लिया है, ठीक है? कुछ जो है नष्ट कर दी गई हैं समय के साथ। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां जो हैं मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं, क्योंकि मंदिरों में सुरक्षित हैं। विहार जो हैं मतलब जो बौद्ध धर्म में जो जहाँ पर लोग रहते थे, हॉस्टल जैसे आवास क्षेत्र होते थे, उस उनको विहार कहा गया है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जो जीवन होते थे, औषधियाँ हैं, विज्ञान आदि सभी प्रकार के जो विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो है महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं, ठीक है? नाटक जैसे कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, ठीक है? ये सब चीज़ें, मालविकाग्निमित्रम, और कविता वगैरह, ठीक है? और महाकाव्य रघुवंशम, ठीक है? ऋतु संहारम, ये सब मिलती हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है? और बहुत सारे जो कवि हुए हैं वो संस्कृत के हुए हैं, ठीक है? तो संस्कृत में लिखे गए हैं ये सब। जबकि अन्य जो हैं कुछ हैं तमिल में लिखे गए हैं। तमिल यानी कि तमिलनाडु साइड में बहुत सारे वो हुए हैं, ठीक है, कवि, तो उनने तमिल में लिखे हैं। कम्मन का नाम अपन आपने सुना होगा, रामायण वगैरह लिखी है उनने, तमिल रामायण। प्राकृत जो है प्राकृत भाषा में लिखा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है उस टाइम पे अगर बात करें प्राचीन काल में, तो प्राकृत भाषा शुरुआत में जो थे वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग करना जैसे आज के टाइम पे हिंदी का प्रयोग लोग करते हैं, वैसे ही प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे उस टाइम पे। इसके बाद जो है आगे हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे अभिलेखों के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि मैंने बताया कि प्राचीन काल में अगर बात करें तो उस टाइम पे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, ठीक है, स्तंभलेख, शिलालेख वगैरह जो हैं यही सब जानकारी के स्रोत थे, क्योंकि बहुत कम साहित्यिक स्रोत उपलब्ध था। उपलब्ध जो हुआ है जैसे मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें भी उस बहुत कम, मतलब वो लिपि ऐसी है कि अभी तक पढ़ी ही नहीं जा सकी, वो शब्द ऐसे हैं। और मतलब ऐसे एक तरह से इतिहास था नहीं, मतलब इतिहास लिखा ही नहीं गया उस टाइम पे लोगों को जानकारी भी नहीं थी। इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं जानकारी के लिए, मतलब प्राचीन काल का भारत जानने के लिए, प्राचीन काल का जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे एक होते हैं शिलालेख, यानी कि पत्थर की कोई जो है बहुत बड़ी पहाड़ी सी है, ठीक है, और पत्थर का कोई टुकड़ा है, उस पर लिख दिया है, ठीक है, उस पे लिखे गए हैं कुछ, ठीक है, कुछ स्तंभ लेख हैं, कुछ ऐसा मतलब खड़ा सा मतलब स्तंभ सा बना दिया, उस पे लिखे गए हैं, ठीक है। और हम ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत, हाँ, कभी कभी जो है धातु के ताम्र जैसे हो गया ना, ताम्र लेख मिले हैं बहुत सारे, तो तांबे की वो है, उस पे लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे लेख जो है पत्थर पर लिखे हुए मिले हैं, या फिर धातु जैसे तांबे के जो है ताम्रपत्र मिले हैं बहुत सारे। जैसे अपेक्षाकृत कोई कठोर सतह वाली जो है चीज पर उत्कीर्ण
किए हुए मिलते हैं ज़्यादातर अभिलेख, या तो पत्थर पर या धातु पर। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग जो अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, बाद में पढ़ सकें, ताकि उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित जो है अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के जो है विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए जो है शासक लड़ाइयों में अर्जित हाँ, बहुत सारे शासक हुए हैं जो लड़ाइयों, जैसे उनने कोई लड़ाई लड़ी है किसी राजा से और जीती है, उन विजयों का उल्लेख करते थे, तो उसके लिए जो है वो अभिलेख वगैरह जारी करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत आती थी, मतलब कठोर सतह पे लिखने में, उनको कुरेद कर लिखना, वो सब चीज़ें बहुत कठिन काम था, ठीक है, बहुत टाइम लगता होगा। और इसके अलावा जो है इसके साइड में दिया है ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है अभिलेख है। और इसके अलावा साइड में ये दिया है इसके बारे में कि ये क्या है, कैसा क्या। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये जो अभिलेख यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, वहाँ की जो कंधार है वहाँ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक अशोक के टाइम का है, ठीक है, अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक जो है मौर्य काल का शासक हुआ है, महान शासक हुआ है, ठीक है, बिंदुसार का पुत्र हुआ है। इस शासक के विषय में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, ठीक है। जैसे अभी जो हिंदी है, जो हिंदी की लिपि को, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, उसमें लिखते हैं अपन। ऐसी हर कोई भाषा की लिपि होती है। इस यहाँ पे दिया गया है कि हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ जो हैं अक्षरों और संकेतों से मिलकर बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी भाषा है, यूनानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये जो अभिलेख है यूनानी भाषा में लिखा है, अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। और ये जो है अरेमाइक अरेमाइक जो लिपि है, ठीक है, उसमें लिखा गया है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं और अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। और बहुत ही फेमस पुरातत्वविद हुए हैं प्रथम पुरातत्वविद अगर भारत की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफुट आप लोग नाम याद रखना। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके नाम सुने होंगे, आगे चल के सुनोगे, ठीक है। तो जो जो इंसान जो है अतीत में बनी हुई या प्रयोग में लाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। और पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी जो है इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पत्थर से और ईंटों से बनी हुई जो भी इमारतें हैं उनके जो अवशेष मिलते हैं, ठीक है, कोई इमारतें हैं खंडर हो गई हैं और उनके चित्र हैं, ठीक है, उन पर मूर्तियाँ हैं, उनका अध्ययन करते हैं, फिर बाद में बताते हैं, ठीक है, उनको अपन पढ़ते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी मेहनत वो लोग करते हैं अपने लिए। और इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं पत्थर या पक्की मिट्टी या कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जो है कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, ठीक है, इसलिए धातु से या पकी हुई मिट्टी से या पत्थर से बनाए जाते थे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये दिया है जैसे, ठीक है, ये मटका टाइप का, ये देखो, ये देख सकते हो, ये क्या है? ये बाएं इसमें लिखा है कि प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये, ठीक है। प्राचीन काल में इस तरह के पात्र यूज होते थे। इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, यहाँ पे देख रहे होंगे, चांदी का सिक्का है, ठीक है। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। कोई चौकोर होते थे, कोई गोलाकार होते थे, कोई, ठीक है, कोई इस तरह से उस पर लिखा रहता था कुछ राजा का नाम वगैरह। हमारे द्वारा आज प्रयोग में होने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है, मतलब उसकी तुलना करना है, आप लोग करके बताना। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे, पुरातत्वविद वो है जो मतलब इन सब चीज़ों का, पुरानी चीज़ें पत्थर से बनी हुई हैं, इमारतें वगैरह, ठीक, टूटी फूटी, उन सब का अध्ययन करता है। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। जानवरों की, चिड़ियों की और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। क्यों ढूंढते थे? इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, और वनस्पतियों के जो अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं।
यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के जो टुकड़े हैं जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि वहाँ पे उस टाइम पे कपड़ों के अवशेष क्या मिलते होंगे। इसके बाद जो है पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी है उनके लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। सोर्स मतलब कोई चीज़ है, मतलब कहाँ से मिली है आपको, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो सब बोल रहे हैं कि स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। कोई चीज़ का स्रोत कहाँ क्या है, मतलब कोई चीज़ कब मिली है, तो वो बोलते हैं अपन उस वाले अभिलेख में पढ़ा है, ठीक है, उसमें दिया गया है, तो यही इनकी जानकारी का स्रोत है। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जो भी जानकारी है उनके लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इतिहासकार की बात हो, इतिहासकार कौन इंसान होता है? वो होता है जो अतीत का अध्ययन करता है, ठीक है। और अतीत का अध्ययन मतलब पुराना जो भी इतिहास रहा है उसका अध्ययन करता है कि क्या क्या था, मतलब उस टाइम पे अच्छी, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी सारे चीज़ों का अध्ययन करता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में स्रोत जो है सोर्स मान के चलो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, उससे बहुत सारी जानकारी जुटाएगा, फिर इतिहासकार निकालेगा, फिर अतीत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखेगा। तो अतीत स्रोत के प्राप्त होने से अतीत के बारे में बहुत पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जो जासूसों, ये जो है ये दो लोग जो हैं जासूसों की तरह हैं। इन्हें इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके ये लोग अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ये दोनों लोग जो हैं इतिहास के जासूस की तरह हैं। अतीत एक है या अनेक? यहाँ पे बोला गया है कि अतीत एक है या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन जो है शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, क्योंकि भारत भी इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पे अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग रीति रिवाज को या फिर अलग अलग वेशभूषा वाले, खान-पान वाले लोग मिल जाएँगे। उदाहरण के लिए आज अंडमान जो द्वीप है यहाँ के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके या फल-फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। आज भी वहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग जो हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। मान के चलो कि कोई दूध पर निर्भर है कि दूध कौन लाएगा, ठीक है, दूध किसी और से खरीद रहे हैं, ठीक है, सब्ज़ी कहीं और से खरीद रहे हैं। तो ऐसे शहरों के लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक जो है अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे, मतलब जो शासक जीत जाता था फिर वो अभिलेख वगैरह उत्कीर्ण करवाता था। यही कारण है कि यह सिक्के वगैरह चलाता था। यही कारण कि हम उन शासकों उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर वो अभिलेख ना लिखवाते उस टाइम पे तो अभी उनके उन लड़ाइयों के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता। जैसे बहुत सारे जैसे लड़ाई है, अशोक की लड़ाई है, ठीक है, कलिंग की लड़ाई है, तो जो 13वां शिलालेख है उससे जानकारी मिलती है। तो बहुत सारी जानकारी शिलालेख वगैरह वो स्तंभलेख उन सब स्रोतों से ही मिलती है। जबकि शिकारी जो है, मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी और इतना पैसा नहीं था, मतलब खाने वगैरह का ही अपना गुजारा कर पाते थे। बाकी के जो बड़े लोग हुए राजा वगैरह वो सब इनका लेखा जोखा करवाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका। अभी बहुत सारी लिपियाँ हैं, ठीक है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे अभिलेख हैं और या फिर वो जो भाषाएँ हैं उनको उनका अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन लगे हुए हैं बहुत सारे लोग जो अनुसंधान में, रिसर्च में। तिथियों का मतलब क्या है? यहाँ पे जो तिथियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या है? क्योंकि आगे चल के बहुत सारी बहुत चैप्टर पढ़ेंगे, उनमें आएँगी, तो अभी उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख बता दोगे, माह बता दोगे, वर्ष जैसी जैसे कि 2000 अभी कौन, मतलब मान के चलो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो अभी बोलेंगे 2025 साल चल रहा है, ठीक है? इसी कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है?
महीने की बात करें तो जून महीना चल रहा है ना, और कितनी तारीख है वो सब चीज़ें बता दोगे, और वर्ष बता दोगे। वर्ष की यह गणना जो है, वर्ष की यह गणना ये बताई गई है कि ये कब से स्टार्ट हुई है। तो ईसाई धर्म प्रवर्तक हुए हैं एक ईसा मसीह, ठीक है, ईसाई धर्म प्रवर्तक हुए हैं ईसा मसीह, उनकी जन्म की तिथि जो है वो तब से जो है वर्ष की गणना स्टार्ट हुई है। मतलब अपन ईयर जो है कब से स्टार्ट किए हैं मतलब गिनना, तो वो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, उस तिथि से अपन ने वर्ष की गणना करना स्टार्ट किया है। 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य है 2000 ऐसे अभी बोलते हैं ना कि 2000 वर्ष पहले, तो मतलब अभी से अभी से लेकर 2000 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। 2000 वर्ष पहले चले जाओ, 2000 वर्ष पहले का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब अभी अपन बात करते हैं कि 2000 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से अगर बात करें तो उसके बाद के जो 2000 वर्ष हैं उनको काउंट किया जाएगा। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईसा पूर्व है। मतलब ईसा, मान के चलो ईसा मसीह का ये जो जन्म तिथि है, ठीक है, उसके जो पहले की जितनी भी तिथियां होंगी, ठीक है, उनको ईसा पूर्व कहा जाएगा, ईसा पूर्व। और उसके बाद की जो तिथियां आएंगी, ठीक है, जिसमें अभी अपन भी हैं, तो वो हैं ईसवी, उनको ईसवी माना जाएगा, ईसवी, ठीक है। इधर ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं जो होंगी वो ईसा पूर्व, जैसे पाषाण काल या हड़प्पा सभ्यता हो गई या फिर वैदिक सभ्यता हो गई, ये जो है ईसा पूर्व में हुई घटनाएं हैं। और बाद की जो हैं, ठीक है, बाद की जो घटनाएं हैं जैसे मध्यकाल वगैरह, आधुनिक काल, वो सब चीज़ें, और ठीक है, तो गुप्त काल वगैरह, ये सब जो है ये सब ईसवी में हुई हैं बाद की। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी का एक काम करेंगे, थोड़ा सा बचा है इसको अभी ख़त्म कर लेते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा बचा है तिथियों के बारे में, इसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसको आज ही कंप्लीट करवाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आगे चल के जो चैप्टर हैं उनके लिए उनको जो है पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मतलब एक बेस का काम करती हैं। ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आगे चीज़ें बहुत मतलब पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तिथियाँ क्या हैं, सिक्के क्या हैं, ठीक है, सोर्स क्या हैं, इतिहासकार क्या हैं, पुरातत्वविद क्या हैं, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इतिहास और तिथियों के बारे में कि अंग्रेजी में, जैसे अभी अपन ने देखा कि ये जो है, ठीक है, ये ईसा पूर्व का जन्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके पहले की घटनाएं हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और बिफोर, हाँ ये लिखा है ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व बोलेंगे, बीसी बोलेंगे, ठीक है। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लगाते हो, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं, ठीक है, जैसे गुप्त काल हो जाएगा उसमें, या फिर प्राचीन वो मध्यकाल हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक काल, वो सब चीज़ें एडी में आएंगी, यानी कि ईसवी में, ठीक है। अपन बोलते हैं 1526 ईसवी, ठीक है, तो एडी में आ जाएंगे। हिंदी में ईसवी बोलते हैं और इंग्लिश में एडी बोलते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी नामक लेटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह जो है सी तथा बीसी की जगह जो है बीसीई का प्रयोग भी होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वो चीज़ भी पता करके रखना है कि क्या होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है, और बीसीई का प्रयोग जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अभी इस कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व ही स्टार्ट हुआ है। 200 वर्ष पहले अंग्रेजों के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के जो है बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक है। ये चीज़ें थी इस चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, एक बार नहीं दो बार इसको क्लास के लोग, क्योंकि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो जो हमारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं अच्छे से डाउट, तो आगे के चैप्टर पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे के चैप्टर जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें लेवल बढ़ता जाता है, तो चीज़ें बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा है लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं,
ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, थोड़ा लाइक कर देना और ठीक है, अच्छे से वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। जय हिंद दोस्तों।